जन है ये, ठीक है। और देखिए अब यहां से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपका बहुत है, आवेश का मात्रा सबको पता ही है, एम्पियर यूनिट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है, ठीक है। चार्ज ये सबको पता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज होता है, अब इस क्वांटिकेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये पूर्णांक का गुणनफल होता है। यहाँ पे Q बराबर इनी है ना, तो एन यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। तो ये चीज होता है और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। शिक्षा इधर देखो, वो तो है ही, उस पर नारायण कर लीजिए। जब ये कहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई। यहाँ पे हमने कहा एक कूलम चार्ज में, तो हमने रख दिया एक, क्यू की जगह ई का मान ये रख दिया, आ गया ये। कभी इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं कि 10 पे घाते -10 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो चार्ज की जगह कितना लिखेंगे, जितना दिया था क्यू की जगह उतना वैल्यू रखेंगे और 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है। अब इस पे अगला जो होता है, कूलॉम का क्या नियम है, दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, और दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला बल आपका ये होता है 1/4πε0 कैलकुलेशन अगर आप एमके सिस्टम में करते हैं तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 कर देंगे, सीजीएस में करते हैं तो इसका वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब किसी माध्यम में होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है, तो इसका मतलब माध्यम में जो फोर्स लगता है वो फ्री स्पेस में जो फोर्स लगता है अपॉन के होता है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युत नियतांक है। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स बटे मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होता है, पूछा है 1:पे होगा या k/1 होगा। इन्होंने पूछा है F0, इन्होंने कहा है आपका F0/Fm, ठीक है। F0/Fm, तो ये कितना हो जाएगा, F0 से भाग करेंगे तो k/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो k/1 आ जाएगा, ये क्लियर हो गया ना, किसी का इसको कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, दूसरे पेज पर हम आते हैं, तो दूसरा क्या है, पहला ये देखिए, एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे, ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 का वैल्यू और मात्रा पूछा जा सकता है। ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रा पूछा जाता है, वैल्यू पूछा जाता है, वेमा पूछा जाता है, वेमी तो निकाल लेंगे ना, क्या हो जाएगा, हाँ 1/√μ0 हाँ निकाल लेंगे हाँ, आराम से निकाल लेंगे। 1/μ0 बराबर c², ठीक है। तो इस तरह से करके निकाल लेंगे। और एक चीज और होता है, √μ0/ε0, ये वैल्यू अलग है। √μ0/ε0 इम्पिडेंस होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, और 1/√μ0/ε0 वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आता है, जैसे कोई दो फोर्स है, कभी कभी ऐसे दे दिया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों बीच का एंगल थीटा है, तो इनका परिणामी एफ जो होगा वही वेक्टर वाला हिसाब लग जाएगा। जैसे r बराबर a² + b² था, +2 ab cos थीटा था, तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल आपका आ सकता है, लेकिन टीजीटी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल इसका बहुत लेंथी बन जाएगा, लेकिन आप लोग लास्ट में इसको देख लीजिएगा। जैसे कभी कभी ये स्क्वायर बना दिया, चारों कोनों पे चार्ज कह दिया और किसी एक कोने पे फोर्स कर दिया,
तो आप देखिए इसके द्वारा फोर्स इधर जाएगा, इसके द्वारा फोर्स इधर जाएगा, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, ये हो जाएगा। तो एक परिणामी इसका हो जाएगा, एक इसके बीच लगने वाला बल इधर हो जाएगा, दोनों बल को जोड़ करके परिणामी निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये परपेंडिकुलर है तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट f1 प्लस f2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू इसके बीच करके जो जोड़ के लगाते हैं। ठीक है, मैंने 3-4 रिजल्ट उस पर रखा है, देख लीजिए, वही आता है। बहुत जल्दी हो पे आएगा, नहीं तो चांसेस नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा। ठीक, दूसरा चीज आपसे पूछ सकता है कि ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे दे दिया इलेक्ट्रॉन का मास इतना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होता है, कितना होता है, हाँ 53। कभी भी 10⁻43 जैसा देखिए इलेक्ट्रॉन के टाइप का पीरियड होता है। और अगर आपका प्रोटॉन दिख जाए तो प्रोटॉन के लिए तो 10⁻36 एक बार पढ़ लेंगे, आप तो देखते ही आप इसको कर। अच्छा, कोई अगर सोचता है कि हम वहां साल करके निकालेंगे तो इतना समय है वे नहीं, ठीक है ना, तो आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻43 और प्रोटॉन के लिए 10⁻36। 26 आएगा, 26 या 25 आता है, हाँ अरे 26 या 26 से हाँ 39 आता है, तो 36, 39, 43। ठीक है, इसको देखना चल रहा है, सही दिख रहा है, तिरछा तो नहीं हुआ है, चलें देखिए। ठीक, अब इसके अलावा आपसे पूछ लिया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अच्छा लिखने वाला टाइम नहीं है तो उसी में अंडरलाइन कर लो, है उसमें सब है। ठीक है, हो गया। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहता ही होता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि आवेश को दुगुना किया जाए और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए क्यू की जगह 2 करेंगे, इसकी जगह 2 करेंगे, 2 का घाते 4 हो जाएगा, तो 1/2 आधा हो जाएगा विद्युत, है ना, तो इसके लग जाएगा। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव देखिए एक चीज यहाँ पे पूछा जाता है कि विभव निकालने के लिए W/Q होता है, इसका यूज आपका वेमिट सूत्र निकालने में हो जाएगा, पूछ लेगा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। जैसे कह दिया गया कभी कि Q0 चार्ज को VA से VB तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q0 VA माइनस VB। ध्यान देना है कि ज्यादा पोटेंशियल में से कम वाले को हमेशा घटाया जाता है, डिफरेंस का मतलब ये। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है, कभी आपसे ऑप्शन दे दे किसमें से कौन सा ऑप्शन सही दे दे कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा, तो E बराबर माइनस ग्रेड V होता है, जहां ये लिखा हो वो ठीक है। या कभी कभी इसको माइनस ग्रेड को इस तरह से लिखा होता है, डेल्टा V लिख सकते हैं, या E बराबर माइनस dV अपॉन dr कर सकते हैं। अगर आपका पोटेंशियल x का फंक्शन है केवल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दी। वाई जेड का है, देखिए डेल्टा वैल्यू होता है, वाई जेड का है तो सबके टर्म में डिफरेंशिएट करके ये देखिए आपका है ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EXI EY जेड इतना हो जाएगा। EX बराबर आप क्या करेंगे, माइनस dV अपॉन dx करेंगे, EY बराबर माइनस dV अपॉन dy करेंगे। वैसे उनका ये कहना होता है कि पोटेंशियल V बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 0.123 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सबसे पहले। जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंस कर देंगे क्या आ गया, 2x आएगा प्लस 2y प्लस 2z ऐसे करके आएगा, तो x का वैल्यू जो 0.123 दिया है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया है, रख करके निकाल देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, पोटेंशियल पूछ रहा है तो इंटीग्रेट कर देंगे, माने वैद्युत क्षेत्र दिया है, विभव पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका पोटेंशियल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आएगा जरूर एक क्वेश्चन इससे हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, डिस्टेंस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। कभी दे दिया है दो कैपेसिटर का प्लेट है, इनके बीच विभवांतर या विभव V1 V2 इतना है, बीच की दूरी प्लेट की दी है, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा V1 माइनस V2 बटे डेल्टा V अपन डी होता है वही है। ठीक है, फोर्स पूछ लिया,
उसके बाद प्लेट के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होगा, क्यू ही होता है, तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई ये कर देंगे, फोर्स लग जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस एक फॉर्मूला बनाया जाए इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या कहता है, गॉस थ्योरम में कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, माने हमेशा ये बंद पृष्ठ के लिए क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, तो इसके अंदर से अगर कोई फ्लक्स या वैद्युत बल लिखाई जाती है तो फ्लक्स टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन जीरो होता है, यही बताया। अच्छा, अगर φ1 फ्लक्स इंटर कर रहा है तो जो फ्लक्स इंटर करता है उसको नेगेटिव लिया जाता है और जो बाहर आता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, तो डेल्टा फाई जगह क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 बराबर ये। जैसे कर दिया कि 300 लाइन प्रवेश कर रहा है, 500 लाइन बाहर आ रहा है, तो चार्ज का मान बताइए, तो क्या करेंगे, 500 माइनस 300 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, क्यू का मान निकालिए। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, ध्यान देना है, ये बाहर द्वारा ये पॉजिटिव होता है, अंदर द्वारा नेगेटिव है, तो ये φ2 माइनस φ1 करके होता है, ये पूछा गया है फॉर्मूला आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आया है, एग्जाम में आ चुका है। दूसरा, अगर ये कहा जाए कि चार्ज जो है कोई घन है या घनाभ है, घन का मतलब इसकी 6 भुजा बराबर है, घनाभ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, तो घन का मतलब हो गया जैसे आपका माचिस वाली जो तीली आती थी, और घनाभ का मतलब ईंट हो गया, हाँ लूडो जिस करते हैं वो भी हो गया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कह दिया कि चार्ज एक बीच में रखा गया है, प्रत्येक कार्नर से कितने निकलेगा, तो घन में कितने कोने होते हैं, 8, तो चार्ज का बंटवारा लगभग क्यू बाई 8 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना पाते हैं, फाई बराबर क्यू बाई 8 बटे एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन जीरो। ठीक, प्रत्येक पृष्ठ से पूछता है तो पृष्ठ की संख्या कितनी है, 6, क्यू बाई 6, आमने सामने क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, यही तो और कुछ बचा गया, क्यू बाई 8 क्यू बाई 6 क्यू बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए चार्ज डेंसिटी के टर्म में कुछ चीजें आता है, जैसे अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बताया जाएगा तो उसमें हम लोग इंटर के बेसिस पे जो ड्यूरेशन होता है वो दिखाएंगे, लेकिन कभी चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछ लेता है, सिग्मा के टर्म में क्या होगा, रो के टर्म में, तो ये तीनों चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जैसे कह दिया जाए रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर का मतलब हो गया आवेश बटे लंबाई, पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बटे क्षेत्रफल, आयतन आवेश घनत्व आवेश बटे आयतन, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आयतन के साथ डिग्री हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, और यहाँ चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके टर्म में पूछे चार्ज का वैल्यू इसी हिसाब से रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। दो टॉपिक है, स्फेरिकल सेल सॉलिड स्फीयर, दोनों से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ सकता है, या ग्राफ पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक सेल है तो क्या है, इसमें जो भी चार्ज देंगे पूरा पूरा चार्ज क्या होता है, इसके आउटर सरफेस पे आएगा, क्योंकि ये चालक होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अंदर आवेश नहीं होता तो इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए आउटसाइड पूछ रहा है, आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि ये आपका बाहर है, ये बाहर देखिए चित्र बना हुआ है, रेडियस है, पॉइंट भी बाहर है, तो बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, Q/4πε0r²। अब कुछ लोग कहना है नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिग्मा के टर्म में बताइए, तो सिग्मा के टर्म में क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर होता है क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू डेल्टा है, तो देखिए क्यू की जगह में क्या कर दिया, सिग्मा बटे डेल्टा है, सरफेस चार्ज। अब ये सरफेस एरिया गोले का होता है, सरफेस एरिया गोले क्या हो गया 4 पाई आर, इसका ये रख दिया, तो देखिए 4 पाई से कट गया, सॉल्व करने पे आपका ये आया। तो स्फेरिकल सेल के बाहर वैद्युत क्षेत्र आपका ये होता है, ऐसे ही कुछ करके एलटी में देखा शायद उसमें। ठीक है, और पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, E इंटू आर होता है, तो इसी में R से गुणा कर देंगे तो एक R गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमको पता है Q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल होता है Q/4πε0 स्मॉल r। ठीक है, सिग्मा के टर्म पूछते हैं तुरंत ऐसे रख लीजिए, रखता हुआ लोग याद है तो तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, सरफेस पे करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा, और इसमें Q का वैल्यू अगर वहां से रखेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा, हाँ तीसरा इनसाइड है। इनसाइड, इनसाइड देखिए होता क्या है, अंदर कोई आवेश ही नहीं होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल नहीं ऐसे लगाए, पोटेंशियल एक्सेप्शन आ गया। पोटेंशियल क्यों एक्सेप्शन आ गया? क्योंकि ये समविभव पृष्ठ बनाता है, और समविभव पृष्ठ का मतलब जो विभव अंदर है वही पृष्ठ पे होगा, सभी जगह होगा, तो जो इसके सरफेस पर पोटेंशियल है वही यहाँ हो जाएगा। तो तीनों के समझ में आ गया ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है ये ग्राफ खींच दिया, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पृष्ठ के बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, इस तरह से घटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। लेकिन पोटेंशियल का ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो सरफेस पे मान लिया आपका ये मैक्सिमम होता है Q अपॉन 4π0, या ये वैल्यू सरफेस के बाहर जाते हैं घटता है, लेकिन सरफेस के अंदर क्या होता है, अंदर भी वही होता है जो पृष्ठ पे होता है। ये ग्राफ आपका पीजीटी 2021 में समझ आ गया। तो पोटेंशियल का ग्राफ क्या है, पोटेंशियल का ग्राफ ये आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, एक टॉपिक आपका खत्म। स्फेरिकल सेल का दोनों केस सॉलिड स्फीयर के दोनों केस के बराबर आते हैं। तीसरा डिफर करता है, तीसरे में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल वही होता है जो पृष्ठ पे होता है। सॉलिड स्फीयर में तीसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल भी बदल जाता है। और पोटेंशियल बदलता क्या है, वही गुरुत्वाकर्षण वाले जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, क्या होता है, V बराबर Q अपॉन 4π0 R हो गया बटे 2R³ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, सेंटर पे निकालना अगर हमें है तो सेंटर पे जो विभव होता है पृष्ठ के विभव का 3/2 गुना होता है। ठीक है ना, अभी आगे आएगा इसमें। देखिए अब हम इसमें आ रहे हैं सॉलिड स्फीयर के कहा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला और ग्राफ बस। देखिए इसमें क्या है, आउटसाइड वही आएगा जो उसमें आया था, सरफेस पे भी वही आएगा जो उसमें आया था, कहानी इनकी बदलती है इनसाइड। ये इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ये होता है QR बटे 4π0 R³ या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के, और आयतन के टर्म में ये होता है, ये शायद कहीं पूछा गया है, ये ρR अपॉन 3ε0 R, ये कहीं पूछा गया है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इसी से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर होता है, माने आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का आप ये वाला फॉर्मूला याद करिए, ये वाला, ये सॉलिड स्फीयर का तीसरा केस है। तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर का तीसरा केस, स्फेरिकल सेल का तीसरा केस, यही दोनों डिफर हो रहा है, बाकी तो सारे सेम थे। अब इसी में अगर जैसे पूछ ले सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर पे स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, इसमें स्मॉल आर जीरो रखेंगे तो 3/2 सरफेस के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए क्या होता है। हम लोग जानते थे ये एक्स वाई एक्सिस है, यार है बाहर जाने पे घटता है, ये तो आपका स्फेरिकल सेल का था, वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। इसका मतलब इसका मतलब ठोस गोले के अंदर अगर हम बढ़ते जाते हैं, व्यास की तरफ बढ़ते हैं तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है, पृष्ठ पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद पृष्ठ से जब बाहर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है। ठीक है ना, लेकिन स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। विभव में क्या है, विभव में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके सेंटर पे कितना होता है, सरफेस का 3/2 होता है, और सेंटर के बाहर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, ये सेंटर बाहर घटता है। ठीक है, और इन साइड में आपका ये वैल्यू होता है, लेकिन सेंटर पे 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है, शायद टीजीटी में ही था क्या, 3/2 माने सेंटर पे जो निकालेंगे वैल्यू 3/2 टाइम्स सरफेस है। तो कभी कभी वो बोल देते हैं सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3/2 - 1 1/2 आता है। ठीक है, वही तो आया है ρR बटे 6ε0 करके, पीजीटी में है, पीजीटी में कहीं है, कुछ है, ये मैंने देखा है। ठीक है, सेंटर और सरफेस के बीच का डिफरेंस पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पोटेंशियल का। ठीक है, तो इसी तरह से आता है इनका। ठीक है, चलिए ये हो गया।
जो जो आपने लिखा है बस उसी में अंडरलाइन कर दीजिए, उसी को एक नजर से देख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा क्या बोला गया है, बस आपका तैयार हो जाएगा। देखिए अनंत लंबाई का कोई तार है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बटे 2π होता है, पोटेंशियल ये होता है। आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट आता है, आपके पीजीटी में आया था। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज रिंग, अगर कोई रिंग है, इसका रेडियस r है और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट P पे निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 qx अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और जब वोल्टेज की बात होगी तो पावर 1/2। ये दोनों फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला आएगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला 1/2 वाला शायद आपके एलटी में पूछा है और ये वाला इस बार पीजीटी में पूछा है, दोनों में से आपका कुछ इतना पकड़िए, नीचे रेडियस का पावर 3/2 बनेगा और वोल्टेज में 1/2 बनेगा। इस तरह से फार्मूला होगा डायरेक्ट कि x/4πε0 जब चार्ज दिख है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -4πε0 q1 q2 अपन r, ये होता है। अब अगला इसके बाद आ गया डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आप जानते हैं जिसमें दोनों पोल होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को दोनों तरह से डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज का परिमाण q, उनके बीच की दूरी 2l। ठीक है, अब इसमें टार्क पूछता है, टार्क बराबर P क्रॉस E होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको P sin थीटा बोलते हैं। थीटा एंगल से घुमाने में वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल थीटा एंगल घुमाते हैं तो वर्क डन कितना आता है, P1 माइनस cos थीटा, पोटेंशियल जी माइनस P। उसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे तो टार्क बराबर M क्रॉस B होता है, वर्क डन MB 1 माइनस cos थीटा होता है, पोटेंशियल जी माइनस M डॉट B होता है। माने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह मैग्नेटिक फील्ड B हो जाता है। सेम केस आता है, इसी में कह देगा कि अगर हम थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं तो टार्क बताइए, वर्क डन बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बताइए। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला कभी आता है, कभी कभी नोमेंक्लेचर दे देगा। क्लियर है ना। अगला चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जल्दी पूछता है कि आर से क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण होता है आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पोटेंशियल आर स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप जान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, P √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4πε0 r क्यूब। अच्छी स्थिति में पूछता है थीटा बराबर 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, निरीक्षण में पूछता है थीटा और 90 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पोटेंशियल का फार्मूला होता है P, ये पूछा गया है आपका, ये कहा हमने देखा अभी जल्दी कहीं पूछा गया है, P cos थीटा अपन r स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये होता है। ठीक है, अब इसी में थीटा 0 रखेंगे अच्छी स्थिति रहेगा, थीटा 90 रखेंगे निरीक्षण में आएगा, निरीक्षण में पोटेंशियल 0 होता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, एक प्लस चार्ज यहाँ है, एक माइनस चार्ज यहाँ है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ठीक है, तो यहां से r दूरी पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस करके P निकाल लेंगे। ये आपका टीजीटी 2021 में आया है, पीजीटी 2021 में आया है, बड़ा लंबी क्वेश्चन है। P निकाल लेंगे, उसके बाद यहां से जो डिस्टेंस देता है इसके बीच से r का डिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। अच्छी पूछता है तो cos थीटा 0 कर देंगे, निरीक्षी पूछता है तो 90 करेंगे, अगर कोई एंगल दे देता है तो वो रखेंगे और निकाल लेंगे। फिलहाल आपको अच्छी स्थिति में पूछा था, तो अच्छी स्थिति में क्या होता है 2p/4πε0 r क्यूब। तो r का वैल्यू दिया है, r का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/4πε0, 9 गुणे 10 के साथ 9 रखेंगे, p का मान दोनों आवेश का गुणा है, दोनों आवेश के बीच की दूरी करके इसमें रख देंगे, आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हो जाती हैं। और अगला, अगर एक बड़ा आवेश कई छोटे छोटे आवेश में टूट रहा है और सभी आवेश की साइज बराबर है, मान लिया n आवेश में टूट रहा है, तो एक छोटे आवेश पर अगर स्मॉल q आवेश है और बड़े वाले ड्रॉप पर कैपिटल Q आवेश है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, इसमें n से गुणा कर देंगे, तो कैपिटल Q बराबर स्मॉल n q। नहीं लिखा है क्या इसमें, ये लिखा है। रेडियस क्या होता है, सरफेस टेंशन वाला, कैपिटल R बराबर n पावर 1/3r। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 s सिग्मा। यही वोल्टेज वाला खूब पूछा है,
वोल्टेज पे पावर 2/3 होता है, ये बीएस है। अच्छा क्वेश्चन आपका ये पूछा है इन्होंने कि एक बड़ी बूंद है जो 27 छोटी छोटी बूंदों में टूट रहा है, एक छोटी बूंद का विभव 2 वोल्ट है, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, एन की जगह 27 पावर 2/3 और इसकी जगह 2 वोल्ट करेंगे। अब 9 वोल्ट आता है क्या, ऐसे कुछ? अच्छा जो भी आता है मतलब कर ले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? कि वोल्टेज पे 2/, और एक बार फॉर्मूला पूछा है एन पावर 2/3 होगा। ठीक है, सही है ना? बहुत स्पीड में तो नहीं है ना, रिवीजन के पर्पज से सही चल रहा है ना, एक तरह से कैसे कैसे कहाँ क्या कर रहे हैं। और धारिता का पूछता है तो एन पावर 1/3 सीएस होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। देखिए चालक की धारिता में कुछ नहीं है, पूछा था चालक की धारिता किस पर निर्भर करता है, तो दो ही चीज पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक की धारिता बढ़ जाती है, परावैद्युत नियतांक रखेंगे चालक की धारिता बढ़ जाएगी। इसका मात्रक फैराड माइक्रोफैराड, ये सब आप जान ही रहे हैं। इसके बाद पूछता है गोली चालक की धारिता क्या होता है, सी बराबर 4πε0 आर। कभी कभी वो सी का मान देंगे, आर पूछते हैं, आर का मान देंगे, सी पूछते हैं। ठीक है, अभी आपने था एलटी में था, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है तो उसकी धारिता बताइए, या 2021 में त्रिज्या में है, तो पृथ्वी की त्रिज्या रख देंगे तो 4πε0 क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1/9 करेंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये रखा तो है हमने, ये पूरा देखे रेडियस निकाल लिया है, तो सी में इतने से भाग दे दीजिए, या 9 × 10 पे घाते 9 × सी कर दीजिए। अगर धारिता दिया है, रेडियस पूछ रहा है, तो ये कर दीजिए। ठीक है, और सी पूछ रहा है तो इसमें से डिवाइड कर दीजिए। और अगर दो गोले दिए हैं, दोनों का रेडियस दिया है, दोनों की धारिता का अनुपात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली होता है। ये दोनों को बढ़ाने से बढ़ता है, तो थ्योरी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी यहाँ इसके बारे में पढ़ने बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन के पर्पज से इसको देखोगे भी बता देते हैं। अब आते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र। सभी को पता है, दो प्लेट का ऐसा समायोजन जिसमें दोनों प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है, वो संधारित्र बना देता है। देखिए जैसे ही है। ठीक है, संधारित्र की धारिता Q/V होता है आपका, ये Q/V या ε0 A/d भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और परावैद्युत माध्यम है तो ε0 K/d लिखते हैं। तो फ्री स्पेस में धारिता ये होता है, मीडियम में K टाइम्स C0 हो जाता है। ये पूछता है प्लेट के बीच में कोई मेटल रख दिया, तब क्या होगा, तो मेटल रखेंगे K का मान अनंत हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता है दूसरा चीज, दोनों प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, σ/ε0 है ना। पोटेंशियल E × D होता है, तो इतना × D कर दिया, तो हम दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, संधारित्र की धारिता 3 चीज पर डिपेंड करता है, दो तो था ही, एक प्लेट के बीच की दूरी पर भी डिपेंड कर रहा है ना। और आपसे अगर यहाँ पूछा जाए कि परावैद्युत नियतांक का मात्रक क्या होता है और वेमा क्या होता है, माध्यम में बटे फ्री स्पेस में, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, वेमाहीन और मात्रकहीन राशि होता है। ठीक है, अब खजाना ही खजाना इसमें मिलेगा आपको। एक खजाना ये मिल गया, संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 CV², 1/2 PV, 1/2 Q²/C। टीजीटी में भी आया था, ये टीजीटी का फेमस क्वेश्चन है, इससे भाग जाएगा। हाँ, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, पोटेंशियल दे दिया, सी दे दिया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, या मैचिंग कराने के लिए फॉर्मूला का कहीं दे देगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में ये भी आया था टीजीटी में, मैचिंग के लिए 3-4 श्रेणी क्रम में क्या होता है, सबको पता है, पैरेलल जैसा होता है रेजिस्टेंस के। पैरेलल में क्या होता है, ये होता है 3 कैपेसिटर ऐसे जुड़े तो ये सब पैरेलल में जोड़ता है। ठीक है, अल्टरनेट ऐसे जब होता है, ए फिर ये फिर ये फिर ये, तो नंबर ऑफ प्लेट -1 × C हो जाता है। हाँ सेम है, अल्टरनेट है तो ये हाँ n -1 × C हो जाता है। गोली संधारित्र, ये भी खजाना ही है। गोली संधारित्र की धारिता याद है क्या होता है, 4πε0 R1 R2, हमें गलत बोल रहे हैं क्या, R1 R2 बटे R2 - R1, यही होता है क्या? हाँ, गोली संधारित्र की धारिता रट्टा मान लीजिए यही आता है। अच्छा अगर ना रट्टा मानने आए तो छोटे गोले का पोटेंशियल, बड़े गोले का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा, C = Q/V होता है, Q में V से भाग देंगे तो यह आ जाएगा, ये आता है।
ठीक है। अब आपको कभी कभी ये ऑप्शन गायब दिखेगा, R1 R2 बटे R2 माइनस R1 ही है, तो पूरा फॉर्मूला लिखे जो उससे मैच करता है वो आंसर हो जाएगा। गोली संधारित्र घाटता एकदम रट्टा मान लीजिए, डायरेक्टिव मटेरियल नहीं है तो 4πε0 R1 R2 बटे R2 माइनस R1, डायरेक्टिव मटेरियल है तो के साथ में आ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अच्छा से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं पूछेगा आपसे, है भी नहीं। ठीक है, लीजिए अब यहाँ कहानी फिर से होगी। दे दिया कि दो कैपेसिटर का प्लेट है, देखो प्लेट के बीच की दूरी डी है, इसके बीच में कोई हमने डायरेक्टिव मटेरियल रख दिया जिसका कांस्टेंट K है, उसकी मोटाई T है, तो ये पूरा डी में से टी हटा देंगे फ्री स्पेस का, तो ऊपर क्या आ जाएगा ε0 K होता था, तो यहाँ ε0 ये हमें लिख दिया, डी में से इसको हटा देंगे तो डी माइनस टी हो गया। अब इसके पोर्शन की जगह लिखेंगे तो टी प्लस टी बटे के होगा। तो ये फॉर्मूला, अब जैसे उन्होंने कहा कि एक संधारित्र का प्लेट है, उसके बीच में हमने एक परावैद्युत मांग रखा है जिसकी चौड़ाई प्लेट के बीच की दूरी का आधा है, माने T बराबर D/2। ऐसा अगर कह दिया संधारित्र की ढालता बताइए, तो यहाँ D की जगह T की जगह क्या रखना है, D/2 रखना है, और इसमें रख के सॉल्व करना है, रिजल्ट जो आएगा वही आएगा। समझ गया ना। इस तरह से मेथड दे सकता है कि ये जो प्लेट है इसकी चौड़ाई पूरी दूरी का आधा है, तो धारिता का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये यही होगा ना। यहाँ पे तो ये हो जाएगा ε0 A बटे D माइनस D/2 बराबर 2D माइनस D/2, D/2 आ जाएगा ये, प्लस D/2 ना, D/2 तो K भी आ रहा है ना, K भी आ रहा है। अरे इसी का हम इस तरह से कर ले जाएंगे, ठीक है, सॉल्व कर ले जाएंगे इसको, है ना, D/2 कॉमन करके, तो ये से आ जाता है। अच्छा अब देखिए, इसमें अगर ऐसा दे दे कि प्लेट के बीच में पूरा भर दिया गया है लेकिन अलग अलग डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, सबकी चौड़ाई अलग अलग है, तो ऊपर ε0 A, हाँ अब भर गया तो T1 बटे K1, इसका T2 बटे K2, इसका T3 बटे K। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा जा सकता है। वैद्युत ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है ये, ठीक है, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है 1/2 d²/dt। ठीक है, अब अगला होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए इस आवेशों पुनर्वितरण में कहता है ना कि दो गोले हैं चालक के, उनको एक तार से जोड़ दिया गया, तार से जोड़ दिया गया, तो उसके बाद कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, या एक जोड़ने के बाद एक पे चार्ज क्या होगा दूसरे पे क्या होगा, तो क्या होगा जब जोड़ेंगे तो आवेश क्या होगा, ज्यादा वाले पोटेंशियल से कम वाले पोटेंशियल तरफ आएगा, तब तक आएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल क्या रहेगा, तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाता है, ये है देखिए कॉमन पोटेंशियल है टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज इस पे Q1 था, इस पे Q2 था बटे C1 प्लस C2, अगर चार्ज नहीं दिया है C1 दिया है और V1 दिया है तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल का ये दोनों फार्मूला यूज हो सकता है, अगर चार्ज और कैपेसिटी दिया है तो ये करिए, नहीं तो आपका ये चीजें हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा, इसके बाद आवेश का मान क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो सबका सेम हो गया, तो Q डैश बराबर C1 नहीं, Q2 बराबर C2 नहीं, तो V से V कट जाएगा, तो इसका मतलब आवेशों का वितरण का अनुपात क्या हो जाएगा, ये जैसे कह दिया कि दो चालक हैं, उनका रेडियस R1 R2 है, ठीक है, दोनों के तार से जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद जब उनका विभव बराबर हो गया तो पहले पे जो चार्ज है और दूसरे पे जो चार्ज है इनका अनुपात क्या होगा, तो दे देगा दोनों के त्रिज्या का अनुपात R1 बटे R2 सही है, C1 बटे C2 सही है। ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है और ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें हमेशा ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला
ठीक है, अब आते हैं आगे क्या है। हाँ, ऊर्जा का हमेशा नुकसान होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपने है ही नहीं। डाइलेक्ट्रिक्स में पोलर और नॉन पोलर होता है। पोलर का मतलब इतना जानिए कि H2 और Hcl जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहे हैं। हाँ, माने डाइपोल मूवमेंट उपस्थित होता है। डाइपोल का एक पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। हाँ, तो ये पोलर है। नॉन पोलर का मतलब जिसके डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, H2O2 N2 ये। ठीक है, बाकी ये आपके सिलेबस में है ही नहीं है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग आपके है ही नहीं। अगर कभी दिख भी जाता है तो चार्जिंग में ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, डिस्चार्जिंग में नीचे आ रहा है। डिस्चार्जिंग में नीचे आएगा, चार्जिंग ऊपर जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, चार्ज, वोल्टेज और करंट तीनों ही इनिशियल वैल्यू का 37% होता है। चार्जिंग में केवल करंट 37% होता है, मतलब ये जान लीजिए कि आवेश और विभव केवल बदलता है। चार्जिंग में 63% होता है, डिस्चार्जिंग में 37%, लेकिन करंट दोनों में सेम होता है। और कितना होता है, 37%। ठीक है, फिलहाल चलिए टाइम कांस्टेंट टी बराबर एल बटे आर, आर सी अंडर रूट एल सी। हाँ, इसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, पूरा समय नियतांक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, सबको पता है। हाँ, तार दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, वी बराबर आई आर। तो इसका मतलब ये विभवांतर और धारा के बीच संबंध को दिखा रहा है, प्रतिरोध को परिभाषित कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा को दिखा रहा है। आर बराबर वी बटे आई, ओम वोल्ट पर एम्पियर या ओम से इसका मात्रक होता है। इसके बीच ग्राफ खींचते तो सीधी लाइन आता है। जितने भी धातुएं हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए सभी धातुओं के लिए ग्राफ आता है। ठीक है, लेकिन जो धातु नहीं है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें ये ग्राफ नहीं आता है। जैसे ट्रायड वाल्व ट्रांजिस्टर हो गए, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। वहां क्या होता है, वहां आपका इस तरह से आने वाला ऐसे जाके ऐसे हो जाता है। ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ में क्या जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसे दे दे कि तीन आपके ऐसे ऐसे हैं, तो पूछा जाए टेम्परेचर किधर ज्यादा होगा, कुछ ना, जिधर भी हो उधर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, निकालने छोड़ दीजिए। और अगर आईवी ग्राफ है, आईवी ग्राफ में पूछ लिया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा वी। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी बटे ये हो जाता है 1/RP। तो जब कभी आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, जब कभी पूछे कि आई और वी के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो आई और वी के ग्राफ का स्लोप 1 अपॉन रेजिस्टेंस बताता है, या वो डी आई अपॉन डीवी बताता है। ठीक है, और अगर वी आई के बीच में ग्राफ खींचा गया है तो स्लोप आपका डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, ऐसे ट्रायंगल खींच दीजिए, लंब बटे आधार करके देख लीजिए। अगर डेल्टा वी बटे आई आता है तो बी बटे आई आर होता है, तो डायरेक्ट आर हो जाएगा। इसमें आरपी बराबर आ जाएगा, इसमें 1 अपॉन इसलिए आ रहा है क्योंकि डेल्टा ए अपॉन पी हो। ठीक है, और आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। रो उस पदार्थ का गुण होता है, क्या करते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन समान पदार्थ के लिए समान नहीं होगा। तो इसमें कभी समान पदार्थ के लिए कोई क्वेश्चन दे दे, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछे, तो आपको वह नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टिविटी वही होगी। ठीक है, अच्छा, जब कभी इनका क्वेश्चन आ जाए, अक्सर आ ही जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये पदार्थ का ही गुण होता है, किसी से और चीज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आर बराबर एल अपॉन ए है, तो रो बराबर आर ए बटे एल हम नहीं कर सकते। रेजिस्टिविटी की तो पूछ रहे हैं, यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज है, वो है। अच्छा, जब कभी क्वेश्चन कर दिया जाए, केवल लंबाई दिया जाए और प्रतिरोध पूछा जाए, तो आपके सामने ये तार की लंबाई इतना बढ़ा दिया गया, प्रतिरोध कितना होगा। त्रिज्या पूछा जाए और आर हो तो ये होगा। त्रिज्या दिया जाए, ये पूछा है, ऐसा देखिए ना, तुक्का भी मार सकते हैं। जैसे लंबाई है तो स्क्वायर है,
तो जैसे 2 गुना करें 2 दूनी 4, 3 करें 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, और जैसे 4 गुना है तो 2 करें 2 घाते 4 16, 3 घाते 4 3 जगह 81, मतलब जितना घात करें उसका 4 गुना टाइप करके जो है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको चेक करना है यहाँ पे। और लंबाई और रेडियस दोनों दिया जाए तो ये करिए, लेकिन कम आता है, यही दोनों भरे पड़े हैं। ठीक है, अब किसी तार का प्रतिरोध, हाँ एरिया और लंबाई का ये है। ठीक है, पूरे का। अच्छा, आपसे पूछा जाए किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो ना, ये देखिए किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। तार के क्षेत्रफल के व्यस्त समानुपाती होता है। मोटा तार है, क्षेत्रफल ज्यादा है, प्रतिरोध कम हुआ। पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है। चालक के लिए ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, कई बार पूछा है। इसी को बोलते हैं कि ये कंडक्टर के लिए पॉजिटिव कोएफिशिएंट है और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव कोएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, कल ही बताया था क्या पेपर डिस्कस करते थे। सेमी कंडक्टर के लिए यूनिवर्सली होता है, लेकिन इंसुलेटर पे डिपेंड नहीं करना। ठीक है ना, कल रियलिटी वाला पेपर जो सॉल्व कर रहा था उसमें बताया। और रजिस्टिविटी जो होता है, ये कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस की यूनिवर्सली होता है, और कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी की यूनिवर्सली होता है। अब इसमें एक चीज आएगा आपका कभी कभी, हाँ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की यूनिवर्सली होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस की यूनिवर्सली। अब कभी आपका आ गया रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस ऐसे याद करिए, ए बी गुणे सी प्लस माइनस डी। यहां उल्टा है, यहां सोने का कम परसेंटेज है, चांदी का तो सोने का 5 है, ए बी सी डी 4 कलर होंगे, चौथा कलर अगर सोना है तो 5%, चांदी है तो 10%। ए बी सी क्या है, ए बी वैल्यू है, वैल्यू कहां से लेते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे। सी का वैल्यू 10 टू पावर 0 हो जाता है। और बी बी राय ग्रेड ब्रिटेन, इतना तो पता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रेड ब्रिटेन, यहां तक इतने कलर में तो मिल गए आपको काफी। तो शुरू में ए बी का गुणा कर देना है, जैसे जैसे इन्होंने दे दिया है 3 कलर दे दे, ए की जगह ब्लैक, बी की जगह ब्राउन और रेड की जगह सी। तो एक ब्लैक ब्लैक तो 0 कर दिया, जाने दीजिए। तो ब्लैक ब्लैक कभी रहता ही नहीं, इसलिए जैसे दे दिया ब्राउन, ए का ब्राउन कलर है, पहले रेड है फिर ऑरेंज है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्राउन की जगह ए का वैल्यू 1, रेड की जगह बी का वैल्यू 2, तो 12 हो गया, गुणे 10 के घाते 3, तो 12 गुणे 10 के घाते 3 प्लस माइनस डी की जगह सोना चांदी जो भी होगा वो पता, माने बी बी राय ग्रेड ब्रिटेन 0 1 2 3 4 ऐसे है। ए बी का वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा और सी की जगह 10 टू पावर 0 से शुरू कर दीजिए, और फॉर्मूला ये होता है ए बी गुणे सी प्लस माइनस डी। आ गया ना। श्रेणी क्रम में सबको पता है, समांतर क्रम में सबको पता है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल दोनों आपका व्हीट स्टोन सिद्धांत है। ठीक है, ये बैलेंसिंग कंडीशन में कब होता है, जब बायां बटे दायां पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस होता है। मीटर ब्रिज इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, ये भी आया था। उसमें क्या होगा, एक साइड रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, एक साइड अननोन रेजिस्टेंस रहेगा, पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर हम जानते होता है, एक घुमाएंगे 40 सेंटीमीटर बताएगा, वो बैलेंस संतुलित हो गया, तो दूसरी लंबाई 100 माइनस 40 कर देंगे, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। समझ में आ रहा है ना, बैलेंसिंग पॉइंट का लेंथ होता है, तो इसी के कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी सेंसिटिविटी अधिकतम कब होती है, जब पी क्यू आर एस चारों का वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, और बैलेंस है तो बीच वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं और फाइनल सोल्यूशन इससे निकाल देते हैं। क्लियर हो गया। कैपेसिटर का बी तो बी इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये वी आई ग्राफ मैंने अभी रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का जो बताया था। ठीक है, वही है जो ना आप अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ें, जो बी की तरफ होता है उसी का वैल्यू ज्यादा होता है, यही सबसे मस्त कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, कभी पूछ ले कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पूछा है, उसी का फिजिक्स में आ गया है, दे दिया, और शायद क्वेश्चन इसका है एलटी में, किसी में आया है, हाँ किसी में है, कोई पूछ रहा था या 21 में है क्या, दिया एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, इतने कक्षा में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ चल रहा है, तो बहने वाली धारा बताइए। ईवी बटे 2 पाई आर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, कभी कभी नहीं मिलता।
कभी भूल गए तो क्या करेंगे, धारा बराबर क्यू बाई टी सबको पता है, क्यू बराबर एन डी बटे टी पता है। अब टी क्या है, समय। तो समय तो दिया चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटे बी। तो टी की जगह 2 पाई आर बटे बी करेंगे तो अपने आप आ गया। भूल जाता है तो ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में वी एक से घूम रहा है, रेडियस आर है, तो इसमें बहने वाला करंट बताइए। तुरंत आप भूल जाते हैं तो ऐसे अगर याद है ई बटे 2 पाई आर तो हमारी आगे निकल जाइए, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट बटे एरिया होता है। अच्छा, करंट क्या होता है आपका, आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन होता है, अनुगमन वेग और धारा में। आई बराबर होता है एन ई ए बी डी। तो जब यहाँ पे करंट डेंसिटी पूछेगा तो करंट डेंसिटी होता है आई बटे, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, जे जे बराबर हो जाएगा आई बटे ए कर देंगे तो यहाँ एन ई बी डी आ जाएगा। इसका पता नहीं क्या संबंध क्या है, हो गया। किससे भाग देते हैं, ए से ना, तो एन ई बी डी आ गया, एन ई बी डी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी पूछता है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, जे बराबर ओम्स लॉ लगा देंगे वेक्टर फॉर्म का, सिग्मा ई। सिग्मा ई ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है, तो सिग्मा ई कर देंगे, जो वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का आ जाएगा, ठीक है। शायद है तो ये ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कई बार पूछा गया है, और यहाँ पे रख देंगे तो आ जाता है रिजल्ट। ये क्लियर है ना, जे बराबर सिग्मा ई कई बार पूछा गया है। अच्छा, क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा भले बने, लेकिन जल्दी भगा के क्या करेंगे जब स्टोक ही नहीं क्लियर हो। कैसे कैसे न्यूमेरिकल आता है इसमें एक्सप्लेन करते चलते हैं, इसके बाद हम आपको इसी से न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही है, वेग बराबर त्वरण गुणे समय, त्वरण बराबर बल बटे मास इंटू समय, बल बराबर क्यू बटे एम इंटू टी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से क्या हो गया, क्यू की जगह एन ई होता है, एन ई बटे इतना, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। टी यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम होता है, हाँ रिलैक्सेशन। कुल मिला के रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं निकालना चाह रहा था, रो का वैल्यू क्या आता है, तो रो का वैल्यू ये होता है, हो सकता है कभी पूछ रहे, एम बटे एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। और आर बराबर एल बटे ए होता है, 3 2 एल बटे ए कर देंगे, ये आएगा। तो इसी से आया है ये, ठीक है। मोबिलिटी ये वही है जो मैं कह रहा था, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, ये मोबिलिटी होता है। तो मोबिलिटी आपका क्या होता है, ये कंडक्टर के लिए हो जाता है, सेमी कंडक्टर के लिए होता है। ये सेमी कंडक्टर में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल दोनों होता है, ठीक है। तो आपका ये चीजें हो गया, फिलहाल इतना डीप में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक सेल सबको पता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, E बराबर डब्ल्यू बटे क्यू और P बटे आई। कभी कभी मात्रक पूछा है, P का मतलब हो गया वाट बटे एम्पियर, जूल बटे कूलम, और E का मतलब वोल्ट। तीनों इसका मतलब होता है, वोल्ट, वाट पर एम्पियर या जूल प्रति कूलम, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि जब सेल से धारा ली जाती है तो V बराबर V माइनस आई आर। इसी पे कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना रियलिटी का, आई बराबर जो करके पूछा था, ठीक है। और सेल से को धारा दी जाती है तो E प्लस आई आर होता है, ठीक है। अरे लिखा तो है ये, यही पे न्यूमेरिकल था रियलिटी वाला, ठीक है। दिया एक बैटरी है, उसका ईएमएफ ये है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, उसमें करंट इतना बह रहा है, एक बार पेट्रोल आर जोड़ा गया तो आर का मान बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आपका ये फार्मूला आ सकता है, दे देंगे ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, करंट का फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल बताइए, ठीक है। या ईएमएफ दे दिया, दोनों रेजिस्टेंस दे दिया, करंट दे दिया, इनमें से कोई एक छोड़ के बाकी सब दे देगा, पूछ लेगा, ठीक है। सेल, सेल की कहानी एक और आती है, सीरीज में जब कभी सेल को जोड़ते हैं तो सीरीज में करंट का मान सेम होता है, तो भैया सीरीज में रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर एन आर। तो करंट बराबर आप क्या जानते हैं, ईएमएफ बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। तो करंट बराबर टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की जगह एन आर, वही तो लिखा है, ऐसे पढ़िए। और जब पूछे कि इसमें पावर अधिकतम कब होगा, ये भी पूछा है,
दे दिया है, 2 सेल है तो एन की जगह 2 सेल कर देंगे। पावर तभी बराबर होगा जब बाय प्रतिरोध कुल प्रतिरोध के बराबर लिखा है शायद इसमें। आर बराबर एन आर है तो पावर मैक्सिमम होगा, और यही कंडीशन पावर क्या होता है, पावर बराबर आई स्क्वायर आर होता है। आई का मान आप ये जान रहे हैं, इसी का स्क्वायर इंटू आर कर दीजिए, ये आएगा। इसी में ये कंडीशन लगा दीजिए तो मैक्सिमम पावर का वैल्यू ये आता है। अरे कुछ नहीं करना है, पी बराबर ऐसे करिएगा आई स्क्वायर आर, और इसमें कैपिटल आर की जगह एन आर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी की जगह रख के इंटू आर कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अधिकतम पावर होने की शर्त बाय प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध। और अधिकतम धारा होने की शर्त क्या होता है, अधिकतम धारा होने की शर्त क्या होता है, दोनों भाई दोनों पूछा जाता है। अधिकतम धारा के लिए हाँ 0 होना चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर को 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पैरेलल में ई बटे आर प्लस स्मॉल आर बटे ये होता है। इसमें अधिकतम पूछे तो ये कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बटे एल बराबर। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पूछा जा सकता है। आपकी केमिस्ट्री का भी होता है, तो जो पूछता है कि कैथोड पर जितने द्रव्यमान आए वो क्या आते हैं, जेड आई टी। दे देता है करंट I1 है, T1 है तो द्रव्यमान M1 है, करंट I2 T2 होगा तो द्रव्यमान M2, तो रेशियो क्या होता है इसमें न्यूमेरिकल, तो M1 बटे M2 बराबर जेड I1 T1 बटे जेड I2 T2, जेड कट जाता है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला खूब आता है, दूसरा कम आता है, पहला ही है। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। आइडियल वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर किसको कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर। उसका हिंदी बता दे रहा हूँ, विभव मापी, हिंदी ज्यादा समझ आएंगे भैया। इसका पहली चीज तो बता दे कि ये आपका आइडियल वोल्ट मीटर क्या लाता है। ठीक है, इसमें कई कंडीशंस हैं। ठीक है, हाँ ये अननोन ईएमएफ, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है, लेकिन डज नॉट सर्किट से कोई भी धारा नहीं होता। इसकी ये विशेषता है कि इस परिपथ से बिना धारा लिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को सही सही माप देता है, इसलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। ये पॉइंट है। दूसरा चीज, ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है, ये भी कहीं हमने देखा है। हाँ, ये कहीं स्टेटमेंट पॉजिटिव कहीं अभी देखा है। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होता है और इसका प्रतिरोध अनंत होता है और सेंसिटिविटी अधिकतम होती है। ये इसके पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाकी ये सब कहानी नहीं पूछी जाएगी। तो विभव मापी आदर्श वोल्टमीटर कहलाता है। ये परिपथ से बिना कोई धारा लिए विद्युत वाहक बल को और विभवांतर को सही सही माप देता है। इसका प्रतिरोध अनंत होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। किरचॉफ लॉ, भैया किरचॉफ पूछेगा। किरचॉफ पहला था किरचॉफ करंट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जंक्शन पे आने वाली धारा बराबर जंक्शन से जाने। ठीक है, याद है और इसमें दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है, बाकी इस पे और कुछ ज्यादा नहीं आएगा। हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऐसा है ना, हीटिंग इफेक्ट कुछ है वे नहीं। हीटिंग वाले आप राड को गर्म करते हैं, जलता है, उजाला देता है, उजाला देगा मतलब एनर्जी देगा, एनर्जी का मतलब आप वर्क निकाल लीजिए। और एनर्जी कैसे देगा, बल्ब पे पावर में वाट लिखा होता है, तो वाट के टर्म में एनर्जी क्या होगा, तो पावर बराबर वर्क बटे टाइम, तो वर्क बराबर पावर इंटू टी आ गया। तो हमने नीचे एक्सप्लेन किया है क्या, चलिए आगे एक्सप्लेन कर देना इसी में। तो ठीक है, पावर का वाट क्या होता है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, जूल पर सेकेंड, हॉर्स पावर, ये पावर का यूनिट है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। 1 किलोवाट में 3.6 गुणे 10 के घाते 16 जूल होता है। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं, घरों में जो बिजली का बल्ब है कितने वाट का है, कितने घंटे चल रहा है, कितने दिन तक चला, 1000 से डिवाइड करना। ठीक है, यही है, ये यूनिट है, उसमें पैसे गुणा कर दीजिए। 1 यूनिट का कितना है, इसको किलोवाट आवर या एनर्जी भी बोलते हैं या यूनिट भी बोलते हैं, ये पूछा है। पावर श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। आपके कोई क्वेश्चन में है शायद कि पावर P1 P2 के 2 बल्ब है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो क्या होगा,
वन समांतर में जोड़ दिए, P1 प्लस P2 होगा, एल में कहाँ पे है, ठीक है। हाँ, तो समांतर में होगा P होगा, तो समांतर में इसका वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि ऐसे जोड़ रहा है, और श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो भैया समांतर क्रम में ज्यादा वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा और श्रेणी क्रम में कम वाला ज्यादा चमकेगा, ठीक है। ये लिखा तो है, श्रेणी क्रम में सबसे कम। अच्छा कभी भूले तो ऐसे सोचिए, हमारे घरों में वायरिंग समांतर क्रम में होती है, हमें ज्यादा लाइट चाहिए तो ज्यादा वाट वाले लगा दिए, तो समांतर में ज्यादा वाट वाला चमक रहा है तो सीरीज में इसका उल्टा कम वाला चमकेगा। शादी उस दिन देखिए वो बड़ा वाला बल्ब नहीं लगाते हैं जो चुक 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 करके हमेशा जलता है, लेकिन उसको एक जगह काटेंगे ना सब सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात जो इम्पोर्टेंट बताना चाहता था वो ये बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल अगर कभी आता है तो हीटिंग इफेक्ट वर्क बटे जे लिखा जाता है, ठीक है। वर्क का मतलब जूल में ही सब चलेगा, केल्विन में बदलना चाहते हैं 4.2 से भाग दे दीजिए। अच्छा सीधे देखो, वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू वी, वी क्यू की जगह आई थी, आई स्क्वायर आर टी की जगह आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी की जगह ये। तो जब रेजिस्टेंस के तरह पूछे तो हीटिंग इफेक्ट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिश्ता है, आएगा। एक तार है जिसकी लंबाई एल है, तो आप उसका प्रतिरोध आर मान लीजिए क्योंकि लंबाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, देखा उसको दो बराबर भाग में काट दिया गया। फिर जो भी कहता है समांतर क्रम लगाया, श्रेणी क्रम लगाया, या दोनों को सीरीज में जोड़ा, दोनों बाद में समांतर क्रम में जोड़ दिया, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सीरीज और पैरेलल की हीटिंग का रेशियो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के पैरेलल बटे रेजिस्टेंस का सीरीज वाला कंडीशन में आता जरूर है। एक रिजल्ट याद है 4:1 या 1:4 करके आता है, हाँ यस यूनिवर्सिटी दोषा, हाँ। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर छेड़ना नहीं चाहते हैं लंबाई में तो 1/L भी कर सकते हैं, लंबाई वाला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। डायरेक्टली भी उसमें होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे ये लिखा है, याद आया ना। कैलोरी पूछता है 4 नहीं याद, तेज हो गया क्या, कैलोरी में 4 से भाग दे दीजिए, जूल में है यही है, आर दिया है, आई दिया है, टी दिया, इस पे रखिए, पोटेंशियल दिया है, टी दिया, आर इस पे रखिए, वी आई टी दिया इस पे रखिए, जो दिया है फट से रख दीजिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर केवल एसी में काम करता है, हाँ आई उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, स्टेप अप में वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को कम करेगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज को कम करेगा, करंट को बढ़ाएगा, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है सब कुछ सेकेंडरी बटे प्राइमरी होता है, माने सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल फेरो संख्या बटे प्राइमरी करंट, उल्टा होता है प्राइमरी कॉइल करंट बटे सेकेंडरी करंट, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100%, आइडियल है तो आइडियल ही है, लेकिन रियल वाले का क्या होता है 95 से 98, क्योंकि वहां पे ईडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस होता है, भंवर धारा की वजह से। ये सब क्लियर है ना, बताना तो नहीं है, आएगा जरूर ट्रांसफार्मर। हाँ मीटर बहुत अच्छा चीज है, दर्शन दे देगा ये भी, अच्छी चीज है। आमीटर यूज टू मेजर मैक्सिमम करंट, अच्छा आमीटर मैक्सिमम करंट होता है जब हम डीसी में कोई चीज मेजर करते हैं तो वो क्या करता है एक्यूरेट वैल्यू देता है, लेकिन जब एसी में मेजर करते हैं तो आरएमएस वैल्यू आता है। तो आमीटर आपका एसी डीसी दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, सर्किट अगर याद है ना, गैल्वेनोमीटर का इसको पैरेलल जोड़ देंगे तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल लगा देंगे तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। और दोनों का पैरेलल पोटेंशियल बराबर होता है, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर कर देंगे तो अपने आप शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ये होता है, कुछ नहीं याद हो दोनों का पोटेंशियल करके डायरेक्ट वैल्यू होती आ जाएगा। पोटेंशियल बराबर आई आर होता है, तो इसमें आई इंटू आर, आई इंटू आर, ये हो गया। अब कभी कहे कि कुल धारा का मान गैल्वेनोमीटर में कुल धारा का एनवा भाग हम चाहते हैं, तो शंट रेजिस्टेंस कितना जोड़ना चाहिए, जी बटे एन माइनस वन, डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला आता है। वोल्ट मीटर में आएगा तो एस बराबर जी एन माइनस वन होगा, इसी का वोल्ट मीटर में हम हाई रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, है ना, देखिए ये हाई रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ये देखिए वही चीज है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है ना,
तो इस पे गैल्वेनोमीटर वोल्टेज इसका अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा। ठीक है, तो हमने वही तो किया, V बराबर आई आर होता है। तो टोटल वोल्टेज V बराबर क्या हो गया, आई आर की जगह श्रेणी क्रम में दोनों ये जोड़ दिया, फट से आ गया V बटे आई जी ये। ठीक है, ये तो अल्टरनेटिंग करें, बहुत बढ़िया है। अल्टरनेटिंग में आपका पूछा जा सकता है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं भैया, आई आपका आई एवरेज पूछता है करंट, आई एवरेज करंट का एक फॉर्मूला ये भी जानना है। इंटीग्रेशन में ऊपर आई डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी। अब लिमिट जहां से जहां कहेंगे और आई का मान दे देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, आई बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वही लोग गड़बड़ा के स्क्वायर को कैसे करें, तो स्क्वायर वही कास्ट टू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कास्ट टू वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, फिर पाई 0/2 आता है, आई 0/पाई ऐसे कुछ आता है। आई लिख लिया क्या इसमें, हाँ आई 0/2 आता है। और नहीं भी है तो आप इंटीग्रेट उसको कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। और इसका वैल्यू कितना होता है, 2I0/पाई। एवरेज करंट पॉजिटिव सर्किल के लिए इतना होता है, नेगेटिव सर्किल के लिए यही माइनस होता है, तो फुल सर्किल के लिए क्या होगा, 0। औसत करंट 2I0/पाई, प्लस में होगा पॉजिटिव सर्किल के लिए, माइनस में होगा नेगेटिव सर्किल के लिए, फुल साइकिल में 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें। ठीक है, और परसेंटेज में 0.63% करके आई 0 का। आरएमएस करंट क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है I0/√2। मैक्सिमम क्या होता है, आरएमएस का √2 टाइम्स वैल्यू होता है, या ये। तो आपका समझ गए यहाँ पे क्या, आरएमएस वीआरएमएस का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। एवरेज का पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, फुल साइकिल याद होना चाहिए। ये वैल्यू अगर जैसे आई का वैल्यू दे दिया कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, यही मेन है। इसके बाद हम आ जाएंगे आपका सर्किट। पावर क्या होता है, देखिए पावर 3 तरह से होता है। आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस वी आई मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवरेज पावर पूछा जाए तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास फाई कर दीजिए। इसी को ट्रू पावर कहते हैं। कास फाई क्या है, पावर फैक्टर है ना। वर्चुअल पूछा जाए तो वी आर एम एस आर एम एस होता है, तो हमसे हमेशा ट्रू पावर पूछा जाता है, ये वी आर एम एस आर एम एस कास फाई। पावर फैक्टर कास फाई, कास फाई बराबर क्या होता है, आर बटे जेड होता है। या किसी तरह से हम फेज एंगल निकाल लें, वो भी हो गया। ठीक है, अब देखिए वाटलेस करंट किसको कहते हैं, बहुत अच्छा है। वाटलेस करंट का मतलब जिसमें फेज एंगल π/2 अगर हो गया तो पावर क्या होता है, वी आर एम एस आई एम एस कास फाई। फाई का वैल्यू π/2 आया, पावर 0 है। पावर 0 माने पावर है ही नहीं, तो पावर नहीं है तो वाट कहां होगा, तो इसी को बोलते हैं वाटलेस करंट। और फेज एंगल π/2 किस में आता है, एल में आता है और सी में आता है। एलसी में भी आता है, लेकिन अगर 180 डिग्री दिया जाए तो वो भी एलसी में आता है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब प्योर आर सर्किट में, तो ये प्योर आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो फाई बराबर 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर हो गया 1। इसलिए टोटल पावर वीआरएमएस और आरएमएस ही हो जाएगा। देखिए वही तो है, जेड बराबर आर हो जाएगा और टोटल पावर ये दिया है वीआरएमएस आरएमएस। ठीक है, जेड बराबर आर ही हो जाएगा, जब 1 आ जाएगा पाई आर बाई जेड होता है, 1 आ गया तो ये हो गया। एल सर्किट, एल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, करंट बराबर वोल्टेज बटे एक्सएल हो जाए, यहाँ प्रतिरोध एक्सएल होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, ओमेगा का मान 2πL होता है। ठीक है, सी सर्किट π/2 से लैग करता है, यहाँ पे करंट का मान V0 बटे XC हो जाएगा, XC का मान 1 बटे ओमेगा सी होता है। ठीक है, एलआर सर्किट, एलआर सर्किट का मतलब इसमें आपका ये हो जाएगा। देखिए एलआर सर्किट का मतलब ये वाला बनाइएगा ऐसे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, और जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर भी हो जाएगा। एल आर का प्लस देख लीजिए, एल आर और एल सी, कोई दिक्कत है कहीं पूछ लीजिए। करंट बराबर टोटल वोल्टेज बटे इम्पिडेंस, क्योंकि 2 है तो इम्पिडेंस बन जाएगा, तो ये आ गया आपका। उसी तरह से आरसी में भी यही आएगा, उसी का उल्टा बन जाता है।
एलसी, एलसी में देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है। अगर एल को ज्यादा लेंगे तो वीएल माइनस वीसी लिखेंगे, तो एल कंसीडर किया जाता है फेस पाई बाई 2 होगा। अगर सी ज्यादा लेंगे तो वी बराबर बीसी माइनस वीएल करते हैं, यहाँ भी फिर देखेंगे पाई बाई 2 का। तो यहाँ वोल्टेज टोटल क्या है ये पूछा जा सकता है। एलसी में टोटल वोल्टेज अंडर रूट टाइप का नहीं होता है, ये वीएल माइनस वीसी होता है और इम्पिडेंस एक्सएल माइनस एक्सी होता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, जब कह देता है कि रिजोनेंस कंडीशन पे आ गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो भैया इसमें जब रिजोनेंस कंडीशन आएगा तो एक्सएल और एक्सी बराबर होता है, और बराबर हो जाएगा तो इसको बराबर रखेंगे तो फ्रिक्वेंसी आपको आ जाएगा ये। अब इसी में कहते एल को दोगुना करेंगे तो सी को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, ये रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है। अब एलसीआर, ये पीजीटी 2000 हमारे वाले में पूछा था अभी, पीजीटी 2000 उसमें जो है, तो इसमें क्या है एलसीआर में दे दिया है कि रिजोनेंस कंडीशन अगर लग गया तो रिजोनेंस का मतलब क्या है, एल एक्सी एक्सएल बराबर होगा, तो आपका एल और सी तो गया, केवल आर बचेगा। आर बचेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेज यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, माने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो वोल्टेज ये होता है, इम्पिडेंस ये होता है, टोटल करंट इसमें जो है पावर ये होता है। ठीक है, देख लिया ना। चोक कॉइल, बहुत चोक कॉइल क्या होता है, इंडक्टर ये होता है, ये सर्किट से कोई करंट नहीं लेता, मतलब अगर इसमें करंट को रिड्यूस कर देता है कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। देखिए ये क्या है, चोक कॉइल इज सिंपल इंडक्टर, ये प्रेरक होता है। ठीक है, विच हैव हाई इंडक्टेंस, जिसका इंडक्टेंस ज्यादा होता है, और ये क्या करता है सर्किट से धारा को घटा देता है बिना किसी ऊर्जा के हानि के, और ये वाटलेस करंट के सिद्धांत पर आधारित होता है। चोक कॉइल वाटलेस करंट के सिद्धांत पर आधारित होता है, इंडक्टर भी होता है एक तरह से। दूसरा चीज है सर्किट से करंट को डिक्रीज तो कर देता है लेकिन कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, इसीलिए ट्यूबलाइट में पहले चोक कॉइल आता था। कुंडली में जो ऊर्जा अवशोषित होती है 1/2 एल आई स्क्वायर होता है। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर है कि नहीं आपने, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ करके यही कहीं पूछा था, तो इसमें एक न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है। देखिए ये आपका कहीं पूछा है, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का कोई बीमा उमा नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी गया, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ का दो फ्रीक्वेंसी का अंतर है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू फिक्स दिया जाए, ये कहीं पूछा था किसी एग्जाम में। बायो सेवट ला, कहानी क्लियर है। म्यू जीरो, ये म्यू जीरो अपन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर होता है, वेक्टर फॉर्म में आई डीएल क्रॉस आर अपन आर क्यूब होता है। 1/√2 म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट सी होता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उधर उधर निकालते हैं, इससे अच्छा है हम इनका वहां से पढ़ लेते हैं, एम्पियर्स फोर्स सर्किट अल्लाह। अच्छा देखिए, अगर कोई सर्कुलर वायर है उसका रेडियस ये है, और आर दूरी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4 के एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और वोल्टेज पूछा था तो पावर 1/2 था, ऊपर केवल क्यू था। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो म्यू जीरो एम आई स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पावर 3/2, ये भी पावर 3/2। अब इसमें अलग केस दे दिया है, सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर मान आर इसमें 0 रख देंगे तो म्यू जीरो आई अपन 2 आई हो जाएगा। तो जैसे कोई कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या था, म्यू जीरो एन आई बटे 2r या 2a जो उसका रेडियस होगा। ठीक है, ये कहानी हो जाती है, बाकी और कहीं नहीं पढ़ना है। ये वाला याद कर लीजिए, हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे कि करंट इतना बह रहा है, रेडियस इतना है, तो उसके सेंटर पे सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो यही पढ़ लेना है। और एक होता है स्ट्रेट वायर है, वहां से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। आते हैं आगे, एम्पियर क्लोज सर्किट लॉ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई, जब करंट होता है, करंट नहीं होता है तो जीरो होता है। ठीक है, स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस में म्यू 0.2 पाई आर होता है। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, आया भी है, दे देगा एक सीधा तार है उसमें आई धारा बह रही है, वहां से इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। म्यू जीरो का मान 4 पाई ऐसे ही होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है ना। अब इसमें एक चीज और आ सकता है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलनाइट, सोलनाइट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, मिड है। देखिए मिड का मतलब आधा होता है, आपको आधा नहीं रखना है, पूरा रखना है। मिड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू 0 एन आई, और एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन बटे एल। और पूछेगा एंड पे, तो एंड का मतलब पूरा रखते हैं, आप आधा कर दीजिए, ठीक है, एंड पे ये होता है। अब ये स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे एल भी लिखा जाता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ देता है, दे देगा 100 फेरों की संख्या है, लंबाई इतनी है, ऐसे ऐसे बताइए तो आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण गति करता है तो उसमें चुंबकीय जो बल लगता है क्यू बी क्रॉस बी या क्यू बी बी साइन थीटा लगता है। जब उसकी दिशा में इंटर करता है तो कोई बल नहीं लगता, वो सीधा चला जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेशित कण आ रहा है, कोई बल नहीं लगता, सीधा चला जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत प्रवेश करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, जिससे वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। और अगर सर्कुलर पाथ बनाता है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस एम बी बटे क्यू बी होता है। तो सर्कुलर पाथ की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आता है, दे देगा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, रेडियस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रेडियस किस पे डिपेंड करता है। तो सब तीसरा सी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब परपेंडिकुलर एंटर करता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू और मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी, दोनों को दी टोटल फोर्स हो जाता है, इसी को कहते हैं लॉरेंट फोर्स। और पोटेंशियल का एक फल ये, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी होता है ई क्रॉस बी बटे बी स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा 90 बनेगा, तो आपका बी बराबर ई बटे बी होता है। तो न्यूमेरिकल अक्सर आपका इस पे आता है कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, उतने स्पीड चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बस ध्यान देना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो बी किसमें होगा, या तो जे कैप में होगा या तो के कैप में होगा। याद आ रहा है ना, न्यूमेरिकल जो कराया था, ये ध्यान देना है, ठीक है। इस आएगा जरूर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड, जो इंपॉर्टेंट उसको कह सकते हैं आएगा। अब इसमें से जो आएगा वो एग्जामिनर जो छांट के डालेगा वो आएगा, ठीक है। ये कोई चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस पर कितना बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब समांतर रखा गया तो कोई बल नहीं लगेगा, लंबवत रखा गया तो आई एल बी बल लगता है। दे देगा कोई चालक है, लंबाई एल है, धारा इतना बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी में इतना रखा है परपेंडिकुलर, तो उस पर लगने वाला बल बताइए, आई एल बी। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये भी आएगा, दे देगा जब दो चालक एक दूसरे से आर दूरी पर, दोनों में करंट सेम दिशा में चल रहा है या दोनों में अपोजिट चल रहा है। तो करंट सेम दिशा में चल रहा है, आकर्षण बल लगेगा, अपोजिट है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल का मान क्या होता है, म्यू 0 I1 I2 एल बटे 2 पाई। कभी कभी फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ दिया तो एल बटे एल कर देंगे, तो एल गायब कर देंगे। और करंट दोनों का सेम वैल्यू दे दिया तो I1 I2 का वैल्यू सेम आई रख देंगे। तो बेसिक फॉर्मूला आपका क्या आएगा, फॉर्मूला फोर्स का ये आएगा, करंट सेम दिशा में है तो आकर्षण और विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। बाउंस तो नहीं कर रहा है ना। मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो ध्रुव नॉर्थ साउथ पोल चुंबकीय द्विध्रुव है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वही पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2l। तो पोल स्ट्रेंथ, ये देखिए, अब पोल स्ट्रेंथ का मात्रा क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, m बटे 2l, m बराबर आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। तो भैया पोल स्ट्रेंथ का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। आ सकता है मैग्नेटिक डाइपोल में आई इंटू ए होता है। अगर दे दिया ए सर्कुलर एरिया है, सरफेस का एरिया है, स्फेरिकल एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल में रख सकते हैं। अगला जो बता रहा था, टार्क, वर्क डन, पोटेंशियल एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे था उसी को कंपेयर करके निकालते हैं, देगा थीटा बराबर 180 से घुमाया जाता है। तो सारी चीजें बताइए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे की विद्युत चुंबकीय के नियम। देखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम यही है कि ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत भाग बल है।
अभी कोई क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि विद्युत वाहक और फ्लक्स परिवर्तन दर पे डिपेंड नहीं करता, गलत बात है, करता है। ठीक है, तो ये इनका ये स्टेटमेंट हो गया। पहला उनका स्टेटमेंट था, दूसरा फॉर्मूला जो कहा था, इन्होंने क्या कहा था, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। स्टेटमेंट है, नहीं पूछेगा। जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करते हैं। लेंस साहब आ गए, तो इसलिए लेंस साहब आ गए तो आपसे पूछा जाए प्रेरित धारा और विद्युत वाहक के बल की दिशा कौन बताता है? लेंस साहब बताते हैं। ऊर्जा संरक्षण लेंस साहब बताते हैं। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर माइनस डी फाइव अपन डी टी रखता है, कैलकुलेशन में माइनस नहीं रखना है, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देना। हाँ हाँ, अब तो विरोध करता है इसके लिए। अब देखिए स्व प्रेरण है, प्रेरण दो प्रकार से होता है। स्व प्रेरण होता है, स्व प्रेरण में क्या है, फाई बराबर एल आई होता है, एल बराबर फाई बटे आई। एल प्रेरण अंश का मात्रा क्या होता है, वेबर बटे एम्पियर या हेनरी। तो स्व प्रेरक का मतलब हेनरी भी होता है, वेबर पर एम्पियर भी होता है। और ई बराबर माइनस डी फाई अपन डी टी होता है, तो फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, एल बराबर ई बटे डी आई अपॉन डी टी, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ये दे देगा, आई का मात्रा देगा, एल पूछ लेगा। तो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, हेनरी वेबर पर एम्पियर, ये स्व प्रेरकत्व का मात्रा है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ज्यादा कुछ आता होता नहीं है, म्यूचुअल वाला। हाँ, सेलोनाइट के केस में सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला कई बार आया हुआ है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये पूछा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फाइनली ये रिजल्ट आता है और सर्कुलर कॉइल में आता है। देखिए एन स्क्वायर के देगा, किसके प्रोपोर्शनल दिया है, एन स्क्वायर के, एन क्यूब के, वन बटे एन के, तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। म्यूचुअल का कोई कहानी नहीं है, ये इसकी कहानी है, इसकी कहानी है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान 0 और 1 जो होता है, पूछा है किसके किसके बीच होता है, 0 इसके बीच होता है। के बराबर होता है एम बटे अंडर रूट L1 L2, या एम बराबर के अंडर रूट L1 L2। अगर कपलिंग पूरी तरह से कंप्लीट है तो के का मान 1 होता है, तो एम बराबर क्या हो जाता है, एम बराबर होता है अंडर। इस कई बार फार्मूला पूछा है, कई बार न्यूमेरिकल दिया है, L1 L2 का मान दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लिया है। ठीक है, अब भैया एक और आ रहा है इस पे, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं L1 प्लस L2, दो ये बनेगा तो एक म्यूचुअल बनता है। सेम दिशा में है तो प्लस, विपरीत दिशा में माइनस। इसमें पीजीटी में पूछा था, जब दो इंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम वाला क्या होगा, तो प्लस रहता है। हाँ, L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा, पीजीटी वाला जो पूछा था। तो प्लस माइनस दोनों होता है, अधिकतम प्लस होगा, कम माइनस होगा, सेम दिशा में है तो प्लस होगा, विपरीत दिशा में तो माइनस होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नोटेशन नहीं आएगा। मोशनल ईएमएफ, अच्छा मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ ये होता है कि जब किसी चालक को जो है हम चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाते हैं, ले जाते हैं, तो ऐसे केसेस में वहां एक ईएमएफ जरूर हो जाता है, उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और ई बराबर बी एल बी होता है, न्यूमेरिकल खूब आता है। कहाँ गया इसका फाइनल डेरिवेशन, नीचे है क्या, ये जो मोशनल ईएमएफ आता है वो आता है, दे देगा यल लंबाई का चालक। देखिए यल लंबाई का चालक बी चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से चल रहा है, तो विद्युत वाहक बल बताइए, या मोशनल ईएमएफ बताइए, बी एल बी। करंट पूछे, करंट बराबर है वोल्टेज बटे आर होता है, ईएमएफ होता है तो ई बटे आर कर देंगे, बी एल बी बटे आर। एक पता है तो सब निकाल लीजिए ना। और केस पूछे तो आई एल बी होता है, यहां से रख देंगे उसका वैल्यू। ठीक है, और इफ वन ऑफ कंडक्टर इज मूविंग मैग्नेटिक फील्ड का कूलम्स मैग्नेटिक लॉ आपने है नहीं, मैग्नेटिक, अच्छा ये तो डाइपोल वाला बता ही दिया था मैंने। मैग्नेटिक ऑर्बिटल मूवमेंट आपका उसका है था, ये आपने है ही नहीं। हाँ, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये जान। डायमैग्नेटिक जो होता है क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक धीरे से आकर्षित करता है और फेरोमैग्नेटिक तेजी से आकर्षित करता है। ससेप्टिबिलिटी,
सस्टेनेबिलिटी डायमेग्नेटिक की नेगेटिव होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी 0 होती है। पैरामैग्नेटिक का सस्टेनेबिलिटी जरूर आएगा, सी बाई पी होता है, क्यूरी कांस्टेंट बटे टी। इसका रिलेटिव परमेबिलिटी 1 के बराबर होता है। और फेरोमैग्नेटिक का सी बटे टी माइनस टी सी होता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होता है। अगर क्यूरी टेम्परेचर या कट ऑफ टेम्परेचर से ऊपर बढ़ाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, और फार्मूला बन जाता है सी बटे टी। तो पहला का सी बटे टी, सीरो का सी बटे टी माइनस टी सी, डायमैग्नेटिक डिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा चीज, इसमें चुंबकत्व होने का कारण क्या है? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें चुंबकत्व होने का कारण है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फेरोमैग्नेटिक में डोमेन के कारण होता है। तीसरा चीज, अरे उदाहरण नहीं लिखा है क्या? डायमैग्नेटिक क्या होता है? बीकर होता है ना, तो अगर एक जगह तगड़ा चुंबक रखा हो, जगह बीकर चुंबक रखा तो किधर जाएगा? मैंने बताया कमजोर कमजोर तरफ ही भागता है। जैसे गांव में प्रोग्राम पार्टी हुआ, एक बेचारे जिसके घर में छप्पर है, 2-4 वैसे अगर आ गए, और जिसके यहाँ बहुत बड़ा बड़ा मकान है, वहां पे है, तो छप्पर वाला वहां बड़ा वाले पास नहीं बैठता, क्योंकि जानता है भाभी नहीं अपने ग्रुप में आके हाँ क्या करेगा। या दूसरा एग्जाम्पल है, वहीं कोई सिविल सर्वेंट है और कई बड़े बड़े अधिकारी है, वो अपना एक जगह बैठ जाएंगे। जो नॉर्मल बेरोजगार है या जो नॉर्मल मास्टर है, हम लोग जैसे क्या है मास्टरी ग्रुप में बैठेंगे, अधिकारी अधिकारी के ग्रुप में बैठते हैं। ठीक है, सब पता जाता है। आप लोग हैं समाज में है तो जान ही रहे हैं, समाज आज के समय में सिर्फ दिखावे वालों लोगों में, बाकी जो सच्चा इंसान है वो तो अमीर गरीब ये सब, मैं कुछ अमीरी गरीबी नहीं देखता हूँ, ना ही मैं कुछ देखता हूँ, जहां मस्ती से बैठ गया। हाँ, लेकिन दोनों जगह बैठता हूँ, लेकिन सम्मान जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं बैठा, बस यही चीज है, चाहे जो भी हो। और पहली बार मैंने देखा है यार, बनारस में अभी मैं गया था उस दिन रात में गाड़ी से बाहर, तो इतना बड़ा बड़ा घर बनाया है लोगों ने वहां पे, और मैं क्या बताऊं, यहाँ से 3-3 4-4 घर मिला दिए, तो बहुत बड़ा बड़ा घर बनाया है। जैसे विधायक का घर देखिए, पता चला कौन है, कह रहे हैं यही का खेत बेच करके लोगों ने घर बनाया। अच्छा सिस्टम है। घर देखने के बाद मतलब जैसे गांव बोलते हैं ना, 8 बिस्से 10 बिस्से में घर बनाए, 1 बीघे में बनाए, और शिवपुर में। हाँ, बताए जमीन का पूरा जमीन नहीं पड़ा था, 20-20 को खूब मस्त मस्त बनाया है भाई, कम बड़ा बड़ा। और हम लोग लगता है इलाहाबाद इतना बनाने की तो हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ कहानी खत्म नहीं है। निकिल, आयरन, कोबाल्ट, Fe2O3 ये मटेरियल। हाइड्रोजन किस में आता है? गैस हाइड्रोजन पैरामैग्नेटिक में। H2O पानी इसमें पूछा जा सकता है। बहुत भगाए तो नहीं हो, एक रिवीजन हुआ कि नहीं? ठीक है, अब इसी को आराम से पढ़ लीजिएगा, इसी पे भी न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, अब बच्चे के समय मैकेनिक्स एक्सप्लेन करके, अब इसी में जो जो न्यूमेरिकल होता है उसको, और न्यूमेरिकल इस तरह से कराते हैं ना, पहले आपका आधा घंटे टेस्ट होगा, टेस्ट के स्पीड में करिए, थियरी वाला लंबा लंबा पोर्शन। ठीक है, स्पीड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई गड़बड़ा जाएगा। नॉट गेट सबको पता है, इन्वर्टर कहते हैं इसको, नहीं है? गेट लॉजिक गेट नहीं है, आ ना जाए एक रिवीजन करा देते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर कहते हैं, सबको पता है? देखो कुछ नहीं है, नॉट गेट को इन्वर्ट करके इनपुट ए है तो आउटपुट ही आता है बस। ठीक, एंड गेट इनपुट ए भी है तो वाई बराबर ए भी आता है। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपने जान ही दिया है ना, कैसे निकालते हैं। ठीक है, और गेट आउटपुट इसका ए प्लस बी आ जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे कैसे निकाला गया है। ठीक है, और नैंड गेट है तो ए बी पर नॉट होता है, नॉर गेट है तो ए प्लस बी पे नॉट हो जाएगा। यहाँ एक कहानी आएगी, डिमार्गन्स, ए प्लस बी पे नॉट बराबर ए पे नॉट डॉट बी पर नॉट, जो कि आपका एलटी में घुमा के पूछ लिया गया था। और ए डॉट बी पे नॉट बराबर ए पर नॉट प्लस बी पर नॉट। एक्सक्लूसिव आर गेट ए बी बार प्लस बी ए बार हो जाएगा। अब अच्छा, इसमें सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अर्धचालक से क्या होता है? सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे वो चालक जैसा व्यवहार करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक जैसा व्यवहार करता है। ठीक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक कहते हैं, पी टाइप होता है, एन टाइप होता है। एन टाइप का मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट को इसके साथ जोड़ा गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है तो ये क्या हुआ? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हो जाता है।
और होल्स मैग्नेटिक एरिया होता है इसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास में होता है। ठीक है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट एलिमेंट को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा तो पॉजिटिव टाइप से भी कंडक्टर बोला जाएगा, पॉजिटिव का लेटर पी होता है, पी टाइप बोला जाता है। यहाँ होल मेग्नेटिक कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक कैरियर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल दोनों होते हैं, तो दोनों की कंडक्टिविटी होती है, अभी देखा था हम लोगों ने ना। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक टाइप पी मटेरियल होता है, एक टाइप एन टाइप मटेरियल होता है, दोनों के बीच में डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। डिप्लेशन लेयर में स्टेबल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होता है, और इसके बीच जो बैरियर क्रिएट होता है उसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा बहेगा तो डिप्लेशन लेयर कम होता है, रिवर्स बायस में करंट कम बहने का मतलब डिप्लेशन लेयर ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, डोपिंग बढ़ाएंगे डिप्लेशन लेयर कम होगा। फॉरवर्ड बायस में लिखा है, रिवर्स बायस में लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए बैरियर पोटेंशियल 0.5 फिक्स है, और इसका दूरी अगर 10⁻⁶ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁵ 5 वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसमें सेमीकंडक्टर में बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट होता है। ये याद कर लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू दे दे कितना होता है। अब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में देखिए, फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पोजीशन आता है जहां पे करंट अचानक बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज कहां होता है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं, एक समय के बाद करंट तेजी से बढ़ता है, जिसको जेनर ब्रेकडाउन या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। ये जेनर डायोड इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना, रिवर्स बायस में काम करता है। जेनर डायोड लिखा तो है, रिवर्स बायस में काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में साधारण डायोड जैसा काम करेगा। एलईडी क्या करता है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में रहता है, लाइट को इमिट करता है। फोटो डायोड, फोटो डायोड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है, प्रकाश को लेता है, आउटपुट इलेक्ट्रिक करंट करेगा। पीएन रेक्टिफायर है, देखिए रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अक्सर आपसे इफिशिएंसी पूछा जाता है, 40.6। ठीक है, रिपल फैक्टर इसका 1.21 और फॉर्म फैक्टर इसका होता है π/2। ये तीनों चीज इसका आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, और अगर देखना चाहते हैं तो एवरेज करंट इसका होता है I0/π, RMS होता है I0/2 और करंट होता है ये। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है यही तीनों चीज पूछा जाता है। ठीक है, अगर है तो क्या दिक्कत है, आप कर लीजिए। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में हम, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड लगाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में हम दोनों डायोड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए IRMS ये हो गया और BRMS आपका ये हो गया, एवरेज करंट ये हो गया। अब फॉर्म फैक्टर π/2 √2 होता है, रिपल फैक्टर ये होता है, और एफिशिएंसी 81 करके होता है। ठीक है, बस यही वैल्यू इनके पूछे जाते हैं। अब आता है आपका डायोड वाल्व। देखिए डायोड वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि लीनियर चार्ज में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है ये। लेकिन जब पूछे कि स्पेस चार्ज रीजन में क्या होता है, तो स्पेस चार्ज में पावर 3/2 होता है। ये पीजीटी में था शायद इस बार, इसी को चाइल्ड ला कहते हैं, या दे दे इस, हाँ चाइल्ड ला इसको जब दे देगा पोटेंशियल 4 वोल्ट है, बाद में पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, तो स्पेस चार्ज रीजन दोनों के करंट का रेशियो क्या होगा, तो I1/I2 बराबर V2/V1 पावर 3/2। माने स्पेस चार्ज में पावर 3/2 होता है, ये नहीं हमेशा डायरेक्टली माने, और लीनियर में ये होता है। भैया अगला तो और इंपॉर्टेंट है, ट्रायड वाल्व, प्लेट रेजिस्टेंस, प्लेट वोल्टेज बटे प्लेट करंट। ठीक है, और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्लेट रेजिस्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस, और ट्रांस कंडक्टेंस बराबर ये होता है। ये था पीजीटी में फॉर्मूला, पीजीटी दोनों आता है, इसमें न्यूमेरिकल खूब आता है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बराबर ये, और पीजीटी में अक्सर पूछ लेता है वोल्टेज गेन क्या होगा, ये इतने फॉर्मूले आप म्यू बराबर ही वोल्टेज गेन में म्यू RL बटे RP प्लस, RP क्या है प्लेट रेजिस्टेंस, RL क्या है लोड रेजिस्टेंस, म्यू क्या है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ट्रांजिस्टर में आ रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रांजिस्टर पे।
ट्रांजिस्टर में देखिए कभी कभी दे देगा पहचानने के लिए, पीजीटी में तो हो सकता है। हाँ देखिए एनपीएन में जो बाहर की तरफ आ रहा है एनपीएन, और जो अंदर की तरफ जा रहा है पीएनपी। एनपीएन माने बाहर, पीएनपी माने अंदर। हाँ हाँ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इमीटर है, इमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है बेस की तरफ। कलेक्टर क्या करता है, बेस से कलेक्ट कलेक्ट करता है, और बेस क्या करता है, इधर से आए इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता है। नहीं, ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। हाँ, ये भेजने वाले का डायरेक्शन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ये, ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा आता है क्या? आगे बढ़े, देखिए देखिए जब कॉमन बेस कहता है, ये तो देखिए लगता छोड़िए, जब कॉमन बेस कहता है तो बेस को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट साइड में क्या आएगा, इधर कलेक्टर आएगा, इधर क्या आएगा, इमीटर आएगा। तो जब कॉमन बेस होता है तो कॉमन बेस में आपका अल्फा होता है, तो अल्फा क्या होता है, करंट गेन। तो किसी चीज का गेन का मतलब जान लीजिए क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए। गेन का मतलब आउटपुट वैल्यू बटे इनपुट वैल्यू। वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। करंट गेन का मतलब आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। पावर गेन का मतलब आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो करंट गेन यहाँ अल्फा होता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या करंट आ रहा है, आईसी, और इनपुट क्या रहा है, आई, तो अल्फा बना है आईसी बटे आई। तो करंट ये हो गया। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज कर दीजिए, माने बीसी बटे बी, ये हो जाएगा। या आपसे अगर ये कह दे करंट गेन टर्म है, तो वी बराबर आई आर होता है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा आई, करंट गेन की जगह आउटपुट करंट क्या है, लोड रेजिस्टेंस आर एल, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आर आई, ये हो गया। पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये, तो आपसे यहां पे क्या क्या है, देखिए पहली चीज तो अल्फा का वैल्यू याद कर लीजिएगा। डीसी में अल्फा होता है, एसी में चेंज करके हो जाता है, ठीक है। और करंट गेन तो हो गया ना, वोल्टेज गेन का, हाँ, वोल्टेज गेन बराबर अल्फा एसी आर एल बटे आर आई। पावर गेन अल्फा एसी का होल स्क्वायर आर एल बटे आर आई, या अल्फा एसी और वोल्टेज गेन। बस इतने फॉर्मूले याद करने हैं। अल्फा का वैल्यू हमेशा 0.95 से 0.99, एक से कमी होता है, 0.99 से कमी होता है अल्फा का वैल्यू। अल्फा किस में आता है, करंट गेन उसमें। अब बीटा किस में आता है, देखिए कॉमन इमीटर कर दिया, तो कॉमन इमीटर में देखिए इधर क्या है, बेस है, इमीटर कॉमन हुआ, तो यहाँ इधर कलेक्टर आ गया, तो कलेक्टर बटे बेस, इसका करंट गेन हो जाए, तो बेस फॉर बीटा, बीटा फॉर बेस, बेस फॉर बीटा, समझ में आया ना, बीबी। तो बीटा माने करंट गेन बेस आएगा, तो इसका मतलब आउटपुट करंट कलेक्टर बटे बेस करंट, तो बीटा यही पे होगा। ये वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस आउटपुट आ रहा है ना, इनपुट आ रहा ही है, तो ये हो गया। पावर गेन वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होता है, और करंट गेन के टर्म में देखेंगे तो ये हो गया। अब बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, मानिए पूछा था है, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। आपसे दे देगा कि अल्फा का वैल्यू इतना है, बीटा का मान बताइए, या आईसी का मान बताइए, आईबी दे देगा, आईसी का मान पूछेगा, तो क्या करेंगे, अल्फा के मान से बीटा निकाल लेंगे, बीटा बराबर क्या होता है आपका, आईसी बटे आईबी, तो बीटा के साथ आईडी से गुणा कर देंगे, आईसी आ जाए। और एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, आईबी प्लस आईसी बराबर आईबी होता है, इसी से डेरिवेशन करके हमने निकाला है। कभी जैसे भूल भी गया ना, तो आई बराबर आईबी प्लस आईसी कर दीजिए, आईसी लाना है, आईसी से सब में डिवाइड कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और कहानी अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं है भैया। आप चाहते हैं कि करंट गेन आपका, नहीं, इसका एम्पलीफायर के रूप में यूज किया था। एम्पलीफायर माने एम्पलीफाई करना, माने बढ़ाना। तो आपसे पूछा गया करंट को कौन बढ़ाएगा, कॉमन बेस,
पावर को कौन बढ़ाएगा? कॉमन इमीटर। और वोल्टेज को कौन बढ़ाएगा? कॉमन कलेक्टर। ठीक है, ये है डिफरेंशियल। ठीक है, बाकी और तो कुछ है नहीं। हो गया आगे की कहानी। अरे कितना अच्छा। एक चीज और है भाई, जब कई एम्पलीफायर सर्किट लगी हो, सबका एप्लीकेशन फैक्टर A1 A2 A3 A4 ऐसे दिया हो, टोटल पूछो, सबका गुणा कर दीजिए। जैसे मैग्नीफाइंग पावर होता है ना, मैग्नीफाइंग M1 M2 M3 ऐसे दिया है और पूछ लिया टोटल क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से। और ये बताइए, ये फॉर्मूला किसका है? गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी। फाई बराबर बी डॉट डी। बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो हमेशा होता है, कभी ऑप्शन नहीं दे दे तो हमेशा जीरो लगाइए। बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अगला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ई बराबर माइनस डेल फाई अपॉन, ये फैराडे का सेकेंड ही तो है। और एम्पियर्स मैक्सवेल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आईसी प्लस आईडी, माने आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। हाँ, तो दे सकता है, पीवीटी में आता है, पीवीटी क्लियर। और इसी के साथ कहानी छुट्टी नहीं, कहानी खत्म। आप लोग वीडियो सारे पढ़ डालिए पांचों, और पांचों फार्मूला तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, वो पेश कर दीजिए।